कभी सोचा है, वो जो गाढ़ा काला कच्चा तेल जमीन से निकलता है, वो आखिर हमारी गाड़ियों में पड़ने वाले साफ सुथरे पेट्रोल डीजल में बदलता कैसे है? ये अपने आप में केमिकल इंजीनियरिंग की एक कमाल की कहानी है। तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, ये चिपचिपा सा गाढ़ा सा पदार्थ एक हाई परफॉर्मेंस फ्यूल में तब्दील होता कैसे है? ये कोई जादू तो है नहीं। ये है विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक ऐसा संगम जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कच्चा तेल, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, वो कोई एक सिंगल चीज नहीं है। ये तो असल में सैकड़ों अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स का एक, कह सकते हैं, एक कॉकटेल है। और अपने रॉ फॉर्म में ये ज्यादातर बेकार होता है। मतलब इसे काम का बनाने के लिए पहले इन सारे मॉलिक्यूल्स को छांटकर अलग करना पड़ता है और फिर इनकी शक्ल बदलनी पड़ती है। तो एक मॉडर्न रिफाइनरी के अंदर ये पूरा काया पलट 3 मेन स्टेप्स में होता है। पहला, सेपरेशन, यानी मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना। दूसरा, कन्वर्जन, मतलब उनकी शक्ल बदलना। और तीसरा, ट्रीटमेंट, यानी उन्हें साफ करके फाइनल टच देना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेप की, सेपरेशन। यहाँ पर कच्चे तेल के उस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है। और इसके लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें होता क्या है, कच्चे तेल को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। अब मज़े की बात यह है कि हर हाइड्रोकार्बन का अपना एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जैसे जैसे तेल गर्म होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर भाप बनकर अलग होते जाते हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझिए। सोचिए, एक बहुत ऊंचा टावर है। जब गर्म कच्चे तेल की भाप इस टावर में नीचे से डाली जाती है, तो जो सबसे हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे एलपीजी और गैसोलीन, वो भाप बनकर सबसे ऊपर तक पहुंच जाते हैं। बीच में केरोसिन और जेट फ्यूल जैसे थोड़े भारी मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं। और जो सबसे भारी और गाढ़े हिस्से हैं, जैसे कि शिपिंग में यूज होने वाला फ्यूल ऑयल, वो बेचारे नीचे ही रह जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स को अलग कर देना ही काफी नहीं है। देखिए, डिस्टिलेशन से हमें हर तरह का प्रोडक्ट मिलता है, पर मार्केट की डिमांड तो सबसे ज्यादा पेट्रोल जैसे हल्के प्रोडक्ट्स की है ना? और बस यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प स्टेप, कन्वर्जन केमिस्ट्री। अब इस स्टेप की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इंजन की एक जानी पहचानी प्रॉब्लम, जिसे कहते हैं नॉकिंग। ये वो खटखट की आवाज है जो तब आती है जब फ्यूल इंजन सिलेंडर में टाइम से पहले ही जल जाता है। और ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस तो गिरती ही है, इंजन को सीरियस डैमेज भी हो सकता है। और इस नॉकिंग का जो असली राज है ना, वो छिपा है मॉलिक्यूलर लेवल पर। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है सीधी चेन वाले हाइड्रोकार्बन, ये बहुत जल्दी जल उठते हैं और यही नॉकिंग की जड़ है। दूसरी तरफ है ब्रांच्ड चेन वाले मॉलिक्यूल्स, इनकी बनावट इन्हें ज्यादा स्टेबल बनाती है और ये नॉकिंग को रोकते हैं। तो अब रिफाइनरी का गोल क्या हुआ? सीधी चेन वालों को पकड़कर ब्रांच्ड चेन में बदलना। इस काम को करने का एक मेन तरीका है क्रैकिंग। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्रैक यानी तोड़ने का काम होता है। इसमें होता क्या है कि बहुत ज्यादा हीट, प्रेशर और कैटलिस्ट यूज करके डिस्टिलेशन से मिले भारी, कम कीमत वाले मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे, हल्के और ज्यादा कीमती मॉलिक्यूल्स में बदला जाता है, जैसे कि गैसोलीन। फिर आती हैं कुछ और जबरदस्त प्रोसेस, जैसे रीफॉर्मिंग और आइसोमराइजेशन। अब ये मॉलिक्यूल्स को तोड़ती नहीं है, बल्कि एक जादूगर की तरह बस उनकी बनावट को ही बदल देती हैं। मतलब सीधी चेन वाले मॉलिक्यूल को उठाकर ब्रांच चेन वाला बना दिया, और इससे मिलता है हमें हाई ऑक्टेन फ्यूल। और ये तो हम सब जानते हैं कि ऑक्टेन रेटिंग जितनी हाई होगी, फ्यूल नॉकिंग को उतना ही बेहतर रोकेगा और इंजन की परफॉर्मेंस उतनी ही स्मूथ होगी। और ये जो कंट्रोल है ना रिफाइनरी का, वो कमाल का होता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, वो किस तरह का कच्चा माल यानी कि फीड स्टॉक यूज कर रहे हैं, उसी से तय होता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर फीड स्टॉक ईथेन है, तो देखिए 78% ईथीन बनता है, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री की जान है। लेकिन अगर नैफ्था यूज किया तो ईथीन सिर्फ 25 से 35% ही बनता है। मतलब सब कुछ कितना ज्यादा कंट्रोल और प्रिसाइज है। चलिए, तो कन्वर्जन के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, ट्रीटमेंट और ब्लेंडिंग। इसको आप एक तरह से फाइनल पॉलिशिंग समझ सकते हैं, इससे पहले कि फ्यूल मार्केट में जाए। यहाँ पर बेसिकली 3 बड़े काम होते हैं। पहला,
फ्यूल में से सल्फर जैसी इम्प्यूरिटीज यानी अशुद्धियों को निकाला जाता है ताकि फ्यूल क्लीन बर्निंग हो और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। दूसरा, अलग अलग प्रोसेस से मिले प्रोडक्ट्स को एक तय रेसिपी के हिसाब से मिलाया जाता है ताकि वो सभी ज़रूरी स्पेसिफिकेशंस को पूरा करे। और आखिर में इसमें कुछ खास एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। ये एडिटिव्स इंजन को साफ रखते हैं, परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं और एमिशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो रिफाइनरी में तो हमारा फ्यूल अब तैयार हो गया, लेकिन गाड़ी के इंजन तक पहुंचने से पहले उसे एक आखिरी मुश्किल और पार करनी है, और वो है फिल्ट्रेशन। और यहाँ गैसोलीन और डीजल इंजन में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। देखिए, गैसोलीन फिल्टर का डिजाइन काफी सिंपल होता है, उसका काम बस धूल मिट्टी के कणों को रोकना है। लेकिन डीजल फिल्टर कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये सिर्फ कणों को नहीं रोकता, बल्कि फ्यूल में मौजूद पानी को भी अलग करता है। और तो और इसमें अक्सर एक हीटर भी लगा होता है ताकि कड़ाके की सर्दियों में डीजल जम न जाए। असल में डीजल फिल्ट्रेशन 2 स्टेज में होता है। पहला होता है प्राइमरी स्टेज, जहां एक मोटा फिल्टर बड़ी बड़ी गंदगी और कणों को रोक लेता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज। यहाँ एक बहुत ही महीन फिल्टर छोटे से छोटे कणों को भी पकड़ लेता है ताकि वो इंजन के बेहद सेंसिटिव और महंगे हाई प्रेशर इंजेक्शन पंप तक कभी ना पहुंच पाए। तो सवाल उठता है कि एक अच्छी क्वालिटी का फिल्ट्रेशन सिस्टम इतना ज़रूरी क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि ये इंजन की परफॉर्मेंस को बेस्ट रखता है, मेंटेनेंस का खर्चा कम करता है, गाड़ी या मशीन के रुकने का टाइम यानी डाउन टाइम घटाता है, और ये पक्का करता है कि फ्यूल की एक एक बूंद पूरी एफिशिएंसी से इस्तेमाल हो। और अब जरा इस पूरे काम के स्केल के बारे में सोचिए। पूरी दुनिया में हर एक दिन 10 करोड़ बैरल से भी ज्यादा कच्चे तेल को ठीक इसी तरह प्रोसेस और रिफाइन किया जाता है। ये एक इतना बड़ा ग्लोबल ऑपरेशन है कि हमारी पूरी मॉडर्न सभ्यता सचमुच इसी पर चल रही है। इन सभी प्रोसेसेस ने मिलकर 20वीं सदी को पावर दी और हमारी दुनिया को वैसा बनाया जैसी वो आज है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी को कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन से फ्यूल्स डिफाइन करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे आने वाले कल की पूरी दिशा तय करेगा।